गांव में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में प्रसाद बनाने और घाट सजाने की हलचल थी। लेकिन राजू, जो अपनी पत्नी कमला और 8 साल के बेटे गोलू के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था, राजू गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था और रोज की कमाई से बस घर का गुजारा होता था। बाबा, इस बार मैं भी घाट पर अर्घ्य दूंगा और मम्मी के साथ टोकरी उठाकर जाऊंगा। और बाबा, मुझे पटाखे भी चाहिए। मैं छोटे छोटे पटाखे जलाऊंगा, जैसे गांव के बाकी बच्चे जलाते हैं। पिछली बार आपने कहा था कि पैसे नहीं थे, लेकिन इस बार तो मुझे पटाखे चाहिए ही। गोलू बेटा, तू जानता है ना, मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है। प्रसाद का सामान जुटाना ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। पटाखे तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करूंगा। अगर काम पर से कुछ पैसे मिले तो तेरे लिए पटाखे जरूर लाऊंगा। बाबा, आप हर बार यही कहते हो, अगली बार, लेकिन हमारे त्योहार कभी पूरे क्यों नहीं होते? जब सब बच्चे पटाखे जलाते हैं, तो मैं ही क्यों खाली हाथ रह जाऊं? क्या छठ मैया सिर्फ अमीरों की सुनती है? नहीं बेटा, छठ मैया अमीर गरीब का भेद नहीं करती। वो सबकी सुनती हैं। अमीर के पास पैसे हैं, लेकिन हमारे पास सच्ची भक्ति है। तू उदास मत हो। अगर पटाखे नहीं भी मिल पाए तो भी छठ मैया तेरी दुआ जरूर सुनेंगी। कुछ पल खामोशी रहती है, फिर राजू धीरे से बोलता है। गोलू बेटा, तुम इतनी उदास मत हो। मैं आज ही गांव के जमींदार से पैसों की बात करता हूं। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो तुम्हारे लिए छठ मैया के प्रसाद की टोकरी भी लेकर आऊंगा। और हां, तेरे छोटे छोटे पटाखे भी जरूर लाऊंगा। गोलू के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। अब उसके दिल में उम्मीद थी कि इस बार उसके पिताजी सच में छठ मैया का प्रसाद और पटाखे जरूर लेकर आएंगे। मोहन हाथ जोड़कर जमींदार के आंगन में खड़ा है। जमींदार चौकी पर बैठा बीड़ी पी रहा है। नमस्ते जमींदार जी। कल मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाया था। आज बताइए, किस पेड़ की लकड़ियां काटनी है? आज बड़े जंगल से सागौन और शीशम की लकड़ियां काट कर लाना, और ध्यान रहे काम जल्दी खत्म करना। मुझे ये लकड़ियां जल्द चाहिए। ठीक है जमींदार जी, मैं अभी जाता हूँ। मोहन कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटता है। सूरज ढलने लगता है, पसीना टपक रहा है। अब तो शाम होने वाली है, लेकिन घर जाने से पहले मुझे जमींदार जी से पैसों की बात करनी होगी। शायद कुछ पैसे दे दें। गोलू तो रोज पटाख के लिए जिद करता है। मोहन डरते डरते जमींदार के पास आता है। जमींदार वहीं चौकी पर बैठा है। जमींदार जी, मैंने आपके लिए जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटी हैं। अब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरा बेटा पटाखे की मांग कर रहा है। मैं उसके लिए ये चीजें लेकर जाना चाहता हूँ। मोहन, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अभी तो एक हफ्ता पहले ही तुझे पैसे दिए थे, और फिर आज मुंह उठाए चला आया। जमींदार जी, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं। दिन भर जंगल में पसीना बहाया, लकड़ियां काटी, गट्ठर बांधा। ये सब आपकी जरूरत के लिए किया। अब बदले में बस अपना हक मांग रहा हूँ। तेरा बेटा उदास रहे या खुश, इससे मुझे क्या लेना देना? तेरा घर है, तू देख कैसे चलाता है। मुझसे उम्मीद मत कर। मोहन और जमींदार की बहस तेज हो जाती है। तभी जमींदार की पत्नी गुस्से में आकर बोलती है। अरे मोहन, ज्यादा जुबान मत चलाओ। अपने मालिक से ऐसे बात करता है? मैं कहती हूँ, इसे काम से निकाल दो। ऐसे नौकर तो रोज आते जाते रहते हैं। अब तू यहाँ से निकल जा और दोबारा इस घर के काम पर मत आना। मोहन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, आंखों में आंसू हैं। जमींदार जी, बहन जी, मैं तो बस अपने बेटे के लिए थोड़ा सा हक मांग रहा था। उसकी मासूम जिद पूरी करना चाहता था। लेकिन जमींदार और उसकी पत्नी मुंह फेर लेते हैं। मोहन उदास मन से भारी कदमों से घर की ओर लौट पड़ता है। शाम हो चुकी है। राजू थका हारा घर लौटता है। गोलू दौड़कर आता है। बाबा, आप आज भी मेरे लिए पटाखे नहीं लाए। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आप मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करते। गोलू उदास होकर एक तरफ मुंह फेर लेता है। राजू की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो आंसू छुपाता है। गोलू बेटा, मैं क्या करूं?
मैंने आज जमींदार से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उल्टा मुझे काम से भी निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, मैं किससे उम्मीद करूं? मैं तो उन्हीं के भरोसे था और उन्होंने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हारे लिए पटाखे और छठ मैया की टोकरी कहां से लाता? मुझे खुद पर शर्म आती है कि एक पिता होकर भी मैं अपने बेटे की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा हूं। राजू की बात सुनकर कमला धीरे से गोलू को पास बुलाती है और समझाती है। गोलू बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी थक कर आए हैं। तुम आते ही सवालों की बौछार मत करो। जाओ, थोड़ी देर बाहर खेल लो। फिर जब तुम्हारे बाबा आराम कर लेंगे तो उनसे बातें करना। गोलू उदास होकर चुपचाप बाहर चला जाता है। कमला राजू के पास बैठ जाती है और धीरे से दिलासा देती है। अरे जी, इतना उदास क्यों हो रहे हैं? जमींदार ने आपको काम से निकाल दिया तो क्या हुआ? आप तो बहुत मेहनती हैं। आपको कोई न कोई काम जरूर मिलेगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इस बार हमारी छठ पूजा भी अच्छे से बीतेगी। कमला, मेहनत तो मैं करता हूं, लेकिन लोगों को लगता ही नहीं कि मैं मेहनती हूं। पता नहीं कहीं काम मिलेगा भी या नहीं। और अब छठ में बस 2 दिन बचे हैं। तुम ही बताओ, क्या हमारे घर का चूल्हा जल पाएगा? आप चिंता मत कीजिए, छठ मैया है ना, वो हमारी झोली खाली नहीं लौटाएंगी। राजू चारपाई पर लेट जाता है। कमला उसके पास बैठी है। इतने में बाहर से आवाज आती है। एक साधु महाराज घर के दरवाजे पर खड़े होकर पुकारते हैं। भक्तों, कोई है? मुझे भूख लगी है, जरा कुछ खाने को दे दो। राजू और कमला हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। साधु महाराज घर के बाहर खड़े हैं, हाथ में लाठी लिए हुए, थके और भूखे स्वर में पुकारते हैं। कोई है जो भूखे को भोजन करा सके? 3 दिन से भूखा हूं, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। राजू और कमला साधु की आवाज सुनकर घर से बाहर आते हैं। बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारे घर में थोड़ा सा भी खाना रखा हो तो मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। कमला राजू की तरफ देखती है, आवाज भारी हो जाती है। राजू, हमारे घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ एक थाली में थोड़ा सा खाना रखा है और वो आपके लिए है। अब बताइए, हम इन साधु महाराज को कैसे खिलाएं? राजू कुछ पल सोचता है, फिर दृढ़ स्वर में कहता है। देखो कमला, वो खाना मेरे लिए रखा है, लेकिन वही खाना इन साधु महाराज को दे दो। इनके पेट में तो 3 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। मैंने तो सुबह ही थोड़ा बहुत खाया था। अगर कोई हमारे दरवाजे से भूखा लौटे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कमला, तुम जाओ और खाना ले आओ। कमला अंदर जाती है और एक थाली में रखा खाना बाहर लाकर साधु महाराज के सामने रख देती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे भोजन दिया। मैं इस गांव के कितने ही बड़े बड़े अमीर जमींदारों और साहूकारों के दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने मुझे एक निवाला तक नहीं दिया। पर तुम गरीब होकर भी मेरे लिए अपना भोजन छोड़ दिए, ये बहुत बड़ी बात है। साधु महाराज जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। राजू, कमला और गोलू उन्हें देख रहे हैं। लेकिन बेटा, तुम लोग बहुत उदास लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर कोई गहरी चिंता है। कहो, क्या कोई गंभीर बात है? महाराज जी, मैं गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था। छठ पूजा आने वाली है। मैंने उनसे पैसे मांगे थे ताकि कमला के लिए प्रसाद और गोलू के लिए पटाखे ला सकूं, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और मुझे काम से भी निकाल दिया। अब घर की हालत बहुत खराब है। राजू बेटा, घबराओ मत। छठ पर्व है, हर घर में पूजा का सामान लगेगा। तू क्यों न बाजार में बांस की टोकरियां बेचने का काम शुरू कर दे। लोग खरीदेंगे, तुझे अच्छी कमाई होगी। पर महाराज, उसके लिए पहले तो पूंजी चाहिए। मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। मैं शुरू कैसे करूं? बेटा, तू किसी भरोसेमंद दोस्त से थोड़े पैसे उधार ले। उन पैसों से कुछ बांस की टोकरियां खरीद ले। छठ जैसे बड़े पर्व पर जब लोग बाजार आएंगे तो तेरी सारी टोकरियां बिक जाएंगी, और फिर तू कमला के लिए प्रसाद और गोलू के लिए पटाखे भी खरीद सकेगा। तू आराम से कर्ज चुका देगा। महाराज, अगर टोकरियां नहीं बिकी तो फिर मैं कैसे पैसे लौटाऊंगा?
ये बड़ा जोखिम है। पागल, कोई भी काम बिना जोखिम के नहीं होता। जो जोखिम उठाता है वही सफल होता है। छठ जैसे पर्व पर टोकरियां बिके बिना नहीं रहेंगी। तू देखना, इस बार तेरे घर में खुशियां जरूर आएंगी। कमला प्रसाद बनाएगी और गोलू पटाखे जलाएगा। राजू धीरे धीरे मुस्कुराता है। महाराज जी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हूं। मैं आज नहीं बल्कि कल जाऊंगा अपने दोस्त के पास और उन्हीं पैसों से अपना व्यापार शुरू करूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ राजू। छठ के अवसर पर हम दोनों मिलकर अपनी छोटी सी दुकान चलाएंगे। अपने लिए बांस की टोकरियां बेचेंगे। शाबाश बेटा और बेटी, यही सच्ची हिम्मत और मेहनत है। भगवान छठ मियाँ आप दोनों को आशीर्वाद दें। राजू और कमला दोनों के चेहरे पर उम्मीद और खुशी की चमक। सूरज उग रहा है। राजू अपने दोस्त के घर की ओर तेजी से निकलता है। भाई, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहता हूं और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे राजू, तुम तो एक गरीब मजदूर हो। भला तुम व्यापार कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो लोगों के खेतों और जंगलों में काम करना ही शोभा देता है। अच्छा बताओ, आखिर करना क्या चाहते हो? भाई, मैं छठ के अवसर पर बांस की टोकरियों का व्यापार करना चाहता हूं। बस तुम मुझे पैसे दे दो और पैसों की चिंता मत करो। मैं जल्द ही तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। ठीक है राजू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, मेहनत से काम करना और समय पर पैसे लौटाना। धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजू उन पैसों से बांस की टोकरियां खरीदता है और अपने व्यापार की तैयारी करता है। सुबह सुबह सूरज उग रहा है। घर में काम धंधा चल रहा है। घर में काम करते हुए राजू और कमला मिलकर बांस की टोकरियां बना रहे हैं। देखो राजू, ये टोकरियां पूरी तरह देसी और मजबूत बनी हैं। इन्हें हमने सिर्फ साफ बांस और परंपरागत तरीके से बनाया है। पूजा और घरेलू उपयोग दोनों के लिए ये टिकाऊ और भरोसेमंद है। लंबे समय तक चलने वाली और हर तरह के उपयोग के लिए सुरक्षित। हाँ कमला, हमने खूब मेहनत की है। अब बस बाजार में लगाना बाकी है। भगवान छठ मैया का वरदान मिलेगा। राजू और कमला की टोकरियां एक तरफ रखी हुई हैं, मजबूत और आकर्षक दिख रही हैं। आइए भाइयों और बहनों, देखिए, ये हैं हमारी देसी बांस की टोकरियां। पूरी मेहनत, पूरी सच्चाई से बनाई गई, मजबूत, भरोसेमंद और पूजा के लिए एकदम सही। न दिखावा, न बनावट, बस देसी मेहनत का रंग और ईमानदारी की खुशबू। भीड़ धीरे धीरे गुजरती है। कुछ लोग देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। राजू का चेहरा हल्का मायूस, पर उसके स्वर में अब भी उम्मीद बाकी है। शायद लोगों को हमारी सच्चाई की कीमत समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर एक दिन जरूर समझेंगे। इतने में एक युवक आता है। ठेले पर रखी टोकरी उठाकर ध्यान से देखता है। उंगलियों से बांस की बनावट को महसूस करता है। भाई, इन टोकरियों में कुछ अलग बात है। चमक भले कम है, पर जैसे ही छूता हूं ठंडक और मजबूती महसूस होती है। बताओ, ये कहाँ बनी है? हमारे अपने हाथों से बनी है भाई। अपने घर पर, अपने गांव में। कोई चाल नहीं, कोई मिलावट नहीं, बस बांस, मेहनत और सच्चे दिल की बनावट। पूजा में रखो तो आशीर्वाद बने, घर में रखो तो सुख समृद्धि दे। युवक की आंखें चमक उठती हैं। वह ठेले की ओर मुड़कर भीड़ को आवाज देता है। अरे ओ लोगों, इधर आइए। यही हैं असली देसी टोकरियां। मशीन की नहीं, हाथों की पहचान है ये। मजबूत हैं, टिकाऊ हैं और छठ मैया के प्रसाद के लिए सबसे सही। जिसमें सच्चाई हो वही असली चीज होती है। भीड़ राजू के ठेले की तरफ बढ़ती है। थोड़ी ही देर में टोकरियां बिकने लगती हैं। इसी बीच बाजार का पड़ोसी दुकानदार विवेक ये सब देखकर चिढ़ जाता है। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसकी दुकान बंद ना हो जाए। विवेक गुस्से में अपने दोस्त से बोला, अरे भाई, देख तो सही, राजू की सारी छठ की टोकरी थोड़ी ही देर में बिक गई। हमारे ग्राहक भी अब उसी के पास जा रहे हैं। लगता है इस बार हमारा सारा माल बच जाएगा। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ विवेक भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब तुम ऐसा क्या करोगे जिससे तुम्हारी बिक्री हो? हम चोरी करेंगे।
राजू आज जो बांस की टोकरियां बनाकर रखेगा, हम रात में उसे चुरा लेंगे और सुबह उसे ही बेच देंगे। इससे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। और कल तो छठ है, सब टोकरियां तुरंत बिक जाएंगी। हाँ विवेक भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कल ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। दोनों ने शाम को राजू के घर चोरी करने का फैसला किया। शाम होते ही राजू बहुत सारी बांस की टोकरियां बनाकर रखता है। रात में दोनों चोरी के इरादे से राजू के घर के बाहर खड़े होकर बातें करते हैं। विवेक भाई, यही सही मौका है चोरी करने का। तुम अभी अंदर जाओ और वहां से सारी बांस की टोकरियां चुरा लो, फिर कल हम इन्हें बेच देंगे। हाँ भाई, मैं जा रहा हूं। और अगर कोई बाहर दिखे तो तुम जोर से चिल्ला देना, जाग जाओ रे, जाग जाओ रे, ताकि मैं तुरंत भाग सकूं। विवेक दबे पांव अंदर जाता है। वह देखता है कि सामने बहुत सारी बांस की टोकरियां रखी हुई हैं और पास में चारपाई पर राजू गहरी नींद में सो रहा है। विवेक धीरे से मुस्कुराता है और बोला, राजू, कल तू रोएगा। आज तुझे मजा आ रहा है, लेकिन कल जब तुझे रोता देखूंगा तब मुझे मजा आएगा। अभी मैं तेरी सारी बांस की टोकरियां चुरा कर ले जाऊंगा। विवेक ने राजू की सारी बांस की टोकरियां चुपचाप उठा ली और अपने घर ले जाकर छिपा दी। अब वह बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने राजू को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। अगले दिन सुबह होते ही राजू और उसकी पत्नी सुमित्रा देखते हैं कि उनके बनाए हुए सारी बांस की टोकरियां गायब हैं। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे सुमित्रा, ये क्या हो गया? कल शाम को हमने कितनी मेहनत से ढेर सारी बांस की टोकरियां बनाकर रखी थीं, पर अब सब गायब हैं। हाँ राजू, मैंने कितनी मेहनत से यह सब तैयार किया था। क्या कोई इन्हें चुरा ले गया है? कल रात तक तो सब यही थे। मुझे भी यही लग रहा है कि कोई हमारी बांस की टोकरियां चोरी कर ले गया है। मैं अभी गांव जाकर पता करता हूं कि आखिर किसने ये हरकत की है। बाजार में विवेक की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। लोग राजू के बनाए हुए छठ विशेष बांस की टोकरियां खरीदने के लिए उमड़ रहे थे और विवेक बहुत खुश था। अरे राजू भाई, आज तुम अपना ठेला नहीं लगाया और देखो, विवेक तुम्हारी तरह की बांस की टोकरियां बेच रहा है, जिनमें वही खास सी नमी और बनावट है। पता नहीं उसने ये टोकरियां कहां से लाए हैं। उस आदमी की बात सुनकर राजू को तुरंत समझ में आ गया कि उसकी टोकरियां विवेक ने ही चुरा ली हैं। अगर उसके टोकरियों में वही बनावट आ रही है तो जरूर यह उसी का काम है। कल रात हमारी सारी बांस की टोकरियां चोरी हो गई थीं और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह चोरी विवेक ने ही की है। भाई, तुम तुरंत सरपंच जी के पास जाओ और उन्हें यह बात बताओ। वह जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हाँ भाई, मैं अभी जाता हूँ। रास्ते में जाते हुए राजू को पता चलता है कि विवेक का बेटा अपने घर के बाहर बांस की टोकरियों के साथ खेल रहा है। बेटा, ये टोकरियां कहाँ से आईं? चाचा जी, ये टोकरियां मेरे पिताजी कहीं से लाए थे। कुछ घर में रख दिए और बाकी दुकान पर बेच रहे हैं। बच्चे के सच्चाई से भरे शब्द सुनकर राजू को पूरा यकीन हो जाता है कि चोरी विवेक ने ही की है। राजू तुरंत सरपंच जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। ठीक है राजू, तुम जाओ और विवेक को मेरे पास बुलाकर लाओ। फिर मैं फैसला करूंगा कि वह तुम्हें तुम्हारी बांस की टोकरियां वापस देगा या पैसे भरेगा। कुछ ही देर में विवेक आता है और सारी बात बताता है। सरपंच जी, मैंने राजू की बांस की टोकरियां नहीं चुराई हैं। मुझे नहीं पता कि उसके टोकरियों का क्या हुआ। विवेक, मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुमने चोरी की है, लेकिन अब सच तो खुद ब खुद सामने आ गया है। तुमने सारी बांस की टोकरियां बेच दी हैं। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं अभी राजू को उसके सारे पैसे लौटा देता हूँ। विवेक मजबूर होकर राजू को उसके पैसे लौटा देता है।